प्यारे बच्चों, अब हम आपके पास फिर से लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12 यानी कि 12, जो आपके पार्ट नंबर 2 अमल, शार और लवण से ली गई है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो पिछली बार हमने पढ़ाया था। पिछली बार हमने आपको थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में बताया था। ये बताया था कि 6 से अगर 1 की तरफ जाएंगे अगर हम पीएच स्केल में, तो हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी और OH की कम हो जाएगी, इसीलिए अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। और अगर 8 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि OH आयन ज़्यादा उत्पन्न होते हैं H आयन के मुकाबले। तो यहाँ पर 7वें नंबर पे जो होता है वो उदासीन होता है। इसको उदासीन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर H आयन और OH आयन की मात्रा बराबर होती है। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। इस बार हम आगे का पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रबल और दुर्बल अमल किसे कहते हैं। प्रबल अमल और दुर्बल अमल। प्रबल उसको कहेंगे ऐसे अमल जिसके अणु पूरी तरह से टूट रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ नीले और लाल रंग के जो हैं वो पूरी तरह से अलग अलग हो चुके हैं। तो ऐसे अमल को बोलेंगे प्रबल अमल जिसमें आयन पूरी तरह वियोजित हो रहे हैं। और ऐसे अमल जिसके आयन पूरी तरह से वियोजित नहीं हो रहे, कुछ एक तो पूरी तरह वियोजित हुए हैं लेकिन बाकी पूरी तरह से वियोजित नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है, दुर्बल अमल। इसी से रिलेटेड कुछ आज की हम बात करेंगे। जो आज आपकी वर्कशीट है वो है, उसमें लिखा है, ये देखिए यहाँ पर है अमल और क्षारक की क्षमता। यह क्रमशः अमल यानी कि H आयन और क्षारक OH आयन को उत्पन्न करने के लिए इनकी क्षमता कहा जाता है। H आयन कौन उत्पन्न करता है, अमल, और OH आयन कौन उत्पन्न करता है, क्षारक। तो हमें पता है जो अमल 100% आयनित होता है और अधिक H आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल अमल कहेंगे, और जो अमल कम H आयन उत्पन्न करेगा उसे दुर्बल अमल कहेंगे। ऐसे ही जो क्षार 100% आयनित होगा और ज़्यादा OH आयन उत्पन्न करेगा वो प्रबल क्षार होगा, और जो क्षार कम OH आयन उत्पन्न करेगा उसे दुर्बल क्षार कहा जाएगा। अगर हम ध्यान दें तो समान सांद्रता के HCl और एसिटिक एसिड, एसिडिक अमल जिसे बोलेंगे हम, अगर समान सांद्रता के हैं तो दोनों के H आयनों की अलग अलग मात्रा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि HCl क्या है, HCl एक प्रबल अमल है जो पूर्ण रूप से आयनित होता है, इसलिए अधिक H आयनों को उत्पन्न करता है। लेकिन एसिटिक अमल अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H आयनों को उत्पन्न करता है। इसके लिए हमने जो पिछली बार एक इमेज देखी थी वो मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इसके अंदर हम दिखा रहे हैं HCl और एसिटिक अमल। यहाँ पर वो धातु क्या है, दोनों में बराबर है, मैग्नीशियम रखा हुआ है, लेकिन इसमें अमल हमने प्रबल अमल डाला है HCl और इसमें डाला है दुर्बल अमल यानी कि एसिटिक अमल। तो बुलबुले हाइड्रोजन गैस के इसमें कम नज़र आ रहे हैं, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से वियोजन हो रहा है आयनों के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में, और यहाँ पर आयन कम बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कम बन रहे हैं, तो ये दुर्बल अमल हुआ। तो बेटा ये आपको पिछली बार भी समझाया था, इस बार देखिए और आगे क्या है। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक OH आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहेंगे। जो कम OH आयनों को उत्पन्न करेगा उसे दुर्बल क्षार कहेंगे। ये बात हम पहले भी यहाँ पर बता चुके हैं ये। इसके बाद है लवणों के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे यहाँ पर कि लवण के 4 प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लवणों की जिसमें दोनों अमल और क्षार दोनों क्या है, प्रबल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एक हमने समीकरण पढ़ा था कि अमल और अमल जमा क्षार से क्या मिलता है हमें, लवण जमा जल। अब आप जानते हैं लवण किससे बना है मिलकर, अमल और क्षार से। तो सबसे पहली प्रकृति है
अमल जब क्या है प्रबल और क्षार भी कैसा है प्रबल। तो ऐसे जब दोनों ही चीज़ें क्या होंगी प्रबल होंगी तो वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। तो ऐसे लवण किस प्रकृति के बनेंगे उदासीन। और ऐसे को उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। इसमें जो अम्ल है वो क्या है HCl और यहाँ अम्ल क्षार क्या है NaOH। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा केस हम सबसे पहले ये देखते हैं जब दोनों ही क्या हैं दुर्बल हो जाएंगे। ऐसे लवणों की भी प्रकृति क्या होगी उदासीन। यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कार्बोनिक अम्ल से बना हुआ है और अमोनिया से मिलकर बना है। ये दोनों क्या हैं दुर्बल है। अब है दूसरा नंबर जैसे कि जहाँ पर हमने अम्ल क्या है दुर्बल लेकिन प्रबल क्या है क्षार। जो चीज़ प्रबल होगी वो अपने पूरी तरह से वियोजित होगी। पूरी तरह से वियोजित होने की वजह से क्षार क्या निकालेगा अपने में से क्या उत्पन्न करेगा हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से प्रकृति कैसी हो जाएगी क्षारीय। लेकिन अगर अम्ल प्रबल होगा जैसे कि तीसरे नंबर वाले पॉइंट में देख रहे हैं प्रकार में देख रहे हैं हम, तो क्या ज़्यादा निकलेगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकलेगा तो प्रकृति क्या हो जाएगी अम्लीय। दिखाई दी। तो इनके यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कौन सा प्रबल है कौन सा अम्ल और कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है कौन सा दुर्बल क्षार है। ये पिछली वर्कशीट में भी आपको बताया गया था। अभी हम देखते हैं इससे आगे जो हमने आगे करा है। ये देखिए इसके अंदर आपको ध्यान से समझ में आएगा आसानी से। 3 तरह के लवण हैं हमारे पास। ये लवण है साल्ट को हिंदी में हम लवण बोलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास अम्लीय लवण, दूसरा है उदासीन लवण और तीसरा है क्षारीय लवण। अम्लीय लवण लवण जिसमें क्या है ज़्यादा हाइड्रोजन आयन। अम्ल है क्योंकि अम्ल से क्या निकलता है हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। और ऐसे लवण इधर देखिए जहाँ पर है क्षारीय, तो क्षारीय में क्या क्षार क्या निकालता है OH आयन का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होगा OH आयन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर OH आयन H आयन कब ज़्यादा निकलेंगे जब अम्ल क्षार अम्ल क्या होगा प्रबल होगा। अम्ल क्या होगा प्रबल होगा और क्षार क्या होगा दुर्बल होगा। दुर्बल क्षार होगा और अम्ल प्रबल होगा तो ज़्यादा विलयन में क्या होंगे H आयन। तो लवण कैसा बनेगा अम्लीय लवण। और जब प्रबल क्या होगा इसको ज़्यादा निकालने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा निकालने के लिए क्षार को प्रबल होना पड़ेगा। तो प्रबल होगा क्षार और दुर्बल होगा अम्ल। तो कौन सा लवण बनेगा क्षारीय लवण। अब जो तीसरा है वो है उदासीन लवण। उदासीन लवण तब बनता है जब या तो क्षार और अम्ल दोनों ही क्या हो प्रबल हो या फिर दोनों ही क्या हो दुर्बल हो। दोनों के दोनों क्या हो दुर्बल। तो इस केसेस के अंदर इस केस में जो हमारे लवण बनेंगे वो क्या होंगे उदासीन लवण। ठीक है बेटा, अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम जो ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर देखिए इसके अंदर लिखा है यदि pH का महत्व लिखना है। pH का महत्व हमारा शरीर हमेशा एक pH 7 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है। हमारा जो शरीर है हमारा पूरा इसी पर काम करता है, इसी के बीच में। अगर सबसे पहला इसमें pH का महत्व के अंदर देखा है हमें अम्लीय वर्षा के बारे में बताया गया है। अम्लीय वर्षा कब होती है जब नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी के साथ घुलकर धरती पर गिरते हैं। तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं क्योंकि इसका pH क्या होता है 5.6 से कम होता है, अम्लीय है। ठीक है। और यह जल जब नदी में पहुंच जाता है तो जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये प्रदूषक पानी में मिल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और घुलकर पानी में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो आपका बेटा यहाँ पर जो मैं एक साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C जिसमें लिखा है जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। बेटा इसमें यही उत्तर आएगा। ठीक है। दूसरा है
हमारे पाचन तंत्र में अमाशय द्वारा HCl अम्ल उत्पन्न होता है। आपको पता है हमारे पेट में हमारे जो अमाशय है, पेट जिसे बोलते हैं, उसके अंदर उसकी अंदर वाली जो सतह है उससे HCl अम्ल उत्पन्न होता है। वो हमारे खाने की पाचन प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। अगर ये ना हो तो हमारा खाना पचेगा नहीं, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर का जो pH है, क्या pH जो होता है वो 1 या 2 के बराबर होता है, यानी अम्लीय होता है। लेकिन कई बार हमारे अंदर अपच हो जाता है, यानी कि पाचन सही से नहीं होता, तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। खाना ही नहीं होगा अगर पेट में, तो खाने को कैसे पचाएगा वो? तो होगा क्या, हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए हमें एंटासिड का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि हम इनो लेते हैं या फिर डाइजीन लेते हैं या फिर जेलोसिल लेते हैं। ये सब किसके बने हुए हैं? ये बने होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के या सोडियम बाइकार्बोनेट के। इनका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्या करता है? अम्ल की इस अधिकता को उदासीन कर देता है। जो अम्ल हमारे अंदर ज़्यादा बना हुआ है उसको उदासीन करने के लिए हम बाहर से क्षार डालते हैं, जो किस रूप में डाल रहे हैं? एंटासिड के रूप में डाल रहे हैं। और उसके अंदर होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, एंटासिड किस प्रकार कार्य करते हैं? एंटासिड्स के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अधिक अम्ल को या फिर अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार एंटासिड कार्य करते हैं। और 2 एंटासिडों के नाम लिखने हैं। मैंने आपको बताया इनो, जेलोसिल, डाइजीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसी का भी 2 का नाम लिख दीजिए, इनमें से चलेगा। इसके बाद है मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तन होने के कारण होता है। जब हमारे दांतों में खाना लगा रह जाता है, हम ब्रश नहीं करते हैं, तो उसमें जो खाने के अंदर शर्करा पड़ी होती है उस पर जीवाणु आकर उसका पाचन करने की क्रिया करते हैं। जब वो कर रहे होते हैं पाचन की क्रिया उस शर्करा की, तब वो अम्ल अपने में से निकालते हैं, अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। उस अम्ल की वजह से दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि pH का मान कितना हो गया है? 5.5। इसीलिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है? दंत मंजन में या फिर टूथपेस्ट में उनकी क्षारीय प्रकृति होती है, और वो भी हमारी दंत क्षय से रक्षा करते हैं, वो भी उदासीन प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और दिया हुआ है। प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक भोजन के बाद या पश्चात हमें दांत सफने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो हमारे भोजन से जो शर्करा से जो अम्ल बन रहा है हमारे दांतों के बीच, उसे उदासीन कर देगा। ठीक है। इसके बाद है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। उसका उपचार करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक दुर्बल क्षारक है। वो अपनी उंगली से हम उस पर रगड़ देते हैं, तो दुर्बल क्षारक क्या करता है? उदासीन प्रक्रिया करेगा। ये क्षारक है, अम्ल के साथ मिलकर क्षारक प्रक्रिया, वो उदासीन प्रक्रिया होगी, उदासीनीकरण हो जाएगा। ऐसे ही नेटल के डंक वाले बाल जो होते हैं वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसके कारण हमें जलन का अनुभव होता है। नेटल की पत्तियां होती हैं बेटा, उसको अगर हम छू लें तो हमें जलन बहुत होती है। तो होता क्या है, उस पत्तियों पर बाल होते हैं और उस बालों के अंदर मेथेनाइल अम्ल होता है, और जैसे ही वो हम उन्हें टच करते हैं, छूते हैं, तो हमारे शरीर पर वो मेथेनॉइल अम्ल छोड़ जाते हैं, मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम फिर से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? दुर्बल क्षारक है, वो उदासीनीकरण प्रक्रिया करेगा। ठीक है। इसके बाद है मिट्टी का pH पौधे का पोषक तत्वों की उपलब्धि में सहायक होता है। मिट्टी का pH बहुत ज़रूरी है। मिट्टी बिल्कुल सही pH की होनी चाहिए,
अगर पौधे के हिसाब से उसका पीएच का मान नहीं है तो पौधा अच्छे से नहीं पनपता। अतः मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, उसके अंदर जो अम्लपन है उसको दूर करने के लिए हम चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय किया जाता है। अगर पीएच का मान अम्लीय हो गया है मिट्टी का तो हम उसमें चूना डाल देते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, जिसके उससे प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी और वो पौधा अच्छे से पनपने लग जाएगा। तो इसमें याद एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला देखिए। स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 पीएच की मिट्टी की आवश्यकता है। उसको कितने पीएच की आवश्यकता है, 7.2 की, यानी क्षारीय प्रकृति। लेकिन मिट्टी का पीएच इस समय 5.6 है। तो पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम एवं प्रकृति लिखिए। तो नाम तो बेटा आपको यहाँ दिया हुआ है, चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी प्रकृति भी दी हुई है, वो क्या है, क्षारीय। अम्ल को उदासीन करने के लिए हमेशा हम क्षार का उपयोग करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताना है। आपको पता है HCl यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है। तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बताती हूँ। प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन रूप में पहचानिए। सबसे पहले पहचानना है KCl, फिर NaNO3, फिर अमोनियम सल्फेट। तो हम देखते हैं KCl कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास है KCl। अगर हम ध्यान दें तो ये Cl लगा हुआ है। तो बेटा हम एक तरफ हमारे पास होगा अम्ल। लवण हमेशा कैसे बनता है, एक अम्ल से और एक क्या होगा, क्षार, ठीक है ना। तो इसमें अम्ल क्या होगा, HCl, और वो क्या होगा, क्षार क्या होगा, KOH। इन दोनों से मिलके जल बनता है और बाकी इन दोनों से मिलके क्या बन जाता है, लवण। तो बेटा ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। तो दोनों प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। तो बेटा दोनों से मिलके क्या बनेगा, ये उदासीन बनेगा। इसकी प्रकृति कैसे होगी, उदासीन। दूसरा है NaNO3। NaNO3 किससे मिलकर बना है, आप ध्यान दे सकते हैं। अम्ल कौन सा होगा, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, वो भी प्रबल है। और क्षार ये कैसा है, ये भी प्रबल है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, उदासीन। जब दोनों के दोनों प्रबल होंगे तो कैसा हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। इसके बाद है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये किससे मिलके बना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनिया से मिलकर बना है। इसमें जो ये वाला है बेटा, ये दुर्बल है, और ये क्या है, ये प्रबल है अम्ल। जब अम्ल प्रबल है तो इसमें ज़्यादा निर्माण होगा H आयन का। H आयन का निर्माण होने की वजह से ये कैसा लवण बनेगा, अम्लीय। यहाँ पर मैं ऊपर करके लिख देती हूँ बेटा, साफ करके अलग रंग से लिख के दिखा देती हूँ आपको। नहीं आ रहा इस समय, चलो अम्लीय लिख के दिखा देती हूँ, दिख जाएगा आपको यहाँ पर। अगर आपको दिख गया तो अच्छी बात है। अम्लीय लवण है ये, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बुक में दिया हुआ है, वर्कशीट में भी दिया हुआ है और आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 2, यानी जिसमें लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड किस अम्ल और किस क्षारक से बना है। तो इसका रिएक्शन भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड मिलकर बना है, आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर क्लोराइड है, तो अम्ल क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जमा, और इसके अंदर मैग्नीशियम का ही क्षार होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है बेटा। मैं यहाँ पर दोबारा से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये है तुम्हारा क्षार और अम्ल क्या है, HCl। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे इसके उत्तर थे इस वर्कशीट के। नेक्स्ट वर्कशीट जब आएगी तो हम डिस्कस करेंगे आपसे। ओके बेटा, थैंक यू।